वर्तमान में और वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा कुछ भी तय नहीं है कि मेरी कोई विधानसभा तय है कि मैं उससे कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में। मैं बैक बेंचर तो था, लेकिन मैं क्लास का टॉपर रहता था। अरे वाह। स्कूल लाइफ भी बहुत मज़ेदार रही। मुझे आज भी याद है कि एक प्रदर्शन हमने किया था, उसमें 22,000 विद्यार्थियों को अवसर मिला फिर से पेपर देने का। उनका एक साल खराब हो गया। जब तक क्लास का टॉपर तय नहीं होता था, जब तक मेरा रोल नंबर नहीं खुलता था। क्या होता है कि अल्फ़ाबेटिकल वी से नाम आखिरी में आता है, तो ये बात तय नहीं होती थी कि जब तक मेरा रोल नंबर क्लियर ना हो जाए। तो मैंने ये बात महसूस किया कि हम लोग जिस संगठन में काम करते हैं, वहाँ किसी व्यक्ति का नारा नहीं लगता, वहाँ भारत माता की जय का नारा होता है। युवाओं के साथ संवाद की सीरीज अब युद्ध है, जहां हम हर हफ्ते मिलाते हैं आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे यूथ लीडर के साथ जो वर्तमान में तो नेता और इसके साथ साथ राजनीति में सक्रिय है ही, लेकिन भविष्य में भी वह मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारी इस खास सीरीज में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग यानी कि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वैभव पवार जी। वैभव पवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। और इस इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि युवा मोर्चा के द्वारा लगातार मध्य प्रदेश में यूथ कनेक्ट, हरा भरा मध्य प्रदेश जैसे बहुत सारे इनोवेटिव आपके आने के बाद लिए गए हैं। इनके माध्यम से आप किस तरीके से मध्य प्रदेश में युवाओं को राजनीति से जोड़ने का काम और संगठन को मजबूती से करने का काम? मूल रूप से मुझे लगता है राजनीतिक परिदृश्य की यदि बात करें तो देश में युवाओं के संगठन होने के नाते हम वो युवा मोर्चा, युवाओं के बीच में काम करने वाला वो संगठन है जो सबसे अधिक संख्या में युवाओं का नेतृत्व करता है। और चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में जब हम देखते हैं देश और प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आज के युवा को हम अपनी विचारधारा से जोड़ने के लिए, अपने संगठन से जोड़ने के लिए किस प्रकार से काम में ला सकते हैं और उनको हमारे साथ इंक्लूड कर सकते हैं, इस उद्देश्य को लेकर हमने रचनात्मक दृष्टिकोणों के कार्यक्रमों की तरफ हम आगे बढ़े हैं। हमने मध्य प्रदेश की धरा पर यूथ कनेक्ट का एक बड़ा अभियान लिया। उस अभियान में हमने अलग अलग विधाओं के युवाओं को चिन्हित किया और हमने युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया, जिसमें उनका एक स्पीच कंपटीशन कराया, जिसमें 5,883 युवाओं ने भागीदारी की। और उसमें अलग अलग विषय थे, जैसे भारत का आपातकाल, बढ़ता हुआ भारत, महिला सशक्तिकरण, ऐसे 10 विषय हमने चिन्हित किए। और उसमें जब हम उन युवाओं के बीच में अगर युवाओं को अवसर दिया, तो ये बात देखने में आई कि बहुत सारे ऐसे युवा जो हम महसूस भी नहीं करते, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से ज़्यादा प्रभावी उनके विचार हैं और वो इस तरीके से लगातार लोगों के बीच में काम भी कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छा वक्तव्य, एक बहुत अच्छा विचार ऐसे नए युवाओं से हमें मिला। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश की धरा पर हरा भरा मध्य प्रदेश एक बड़ा बृहद अभियान लिया और यह एक अद्भुत सफल अभियान रहा। चूँकि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, तो हमने तय किया था कि हम 75 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण करेंगे। लेकिन हम मध्य प्रदेश की धरा पर 50,38,000 वृक्ष लगाने में सफल हुए इस पूरे अभियान में। इस अभियान में हमारे साथ आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी जुड़े और नरेंद्र मोदी जी ने भी वृक्षारोपण किया। हमने इसमें 13 लाख से अधिक लोगों को मध्य प्रदेश की धरा पर युवा मोर्चा से जोड़ने का काम किया। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग तरह के कार्यक्रम हम लेकर आए और इसमें हमने पंचायत तक वृक्षारोपण करने का काम किया। बड़ी संख्या में इससे युवा जुड़े और समाज में, जो आज समाज को एक आवश्यकता है, ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जाएगी। हमारी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति है। उसका निर्वहन करते हुए पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण को लेकर हमने यह अभियान लिया। बिल्कुल वैभव जी, हमारे इस इंटरव्यू की जो थीम है उसमें हम वर्तमान राजनीति की तो बात करते ही हैं, लेकिन आज जो नेम फेम दिख रहा है और नेम फेम के बाद आपको आज पूरे प्रदेश के युवा जान रहे हैं, इसके पीछे कई सालों की तपस्या है। मैं जब आपके बारे में देख रहा था, पढ़ रहा था, हमारी टीम ने रिसर्च की, तो आपने पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर के कई दायित्व, प्रांत के कई दायित्व, उसके बाद 2012 से सक्रिय राजनीति युवा मोर्चा में। तो कैसे इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? कब लगा कि मुझे राजनीति में जाना है, छात्र नेता बनना है? स्कूल लाइफ से शुरू कैसे हुआ ये सिलसिला? ऐसा कभी नहीं लगा जी। ये चलते चलते मैं यहाँ तक आ गया। मुझे आज भी याद है, मैं तो इंजीनियरिंग करने भोपाल आया था। जरूर मैं पहले कक्षा 6 क्लास में पढ़ता था, जब से मुझे याद है मैं संघ की शाखा में जाया करता था। संघ की शाखा में जाने से ये शुरुआत हुई और मैं गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के परिवार का हूँ। मेरे पिताजी शिक्षक हैं। मैं भोपाल में इंजीनियरिंग करने आया 2005 में यहाँ पर आया और यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय अग्रसेन चौक में हुआ करता था।
हम किसी काम से वहाँ चले गए किसी मित्र के साथ, एक रजिस्टर हुआ करता था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में, उस समय पुराना कार्यालय था AVP का। उस रजिस्टर में नाम नंबर एंट्री होती थी, जो लोग आते थे उसमें हम लोगों ने नाम नंबर की एंट्री की। नाम नंबर की एंट्री की तो हम वहाँ पे जो कार्यालय मंत्री थे उन लोगों से मिले, सामान्यतः चर्चा हुई और हम वापस आ गए। जब हम वापस आ गए उसके 3 दिन बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रदर्शन था और वो रोशनपुरा चौराहे में होने वाला था। रोशनपुरा तो उसकी सूचना आई हमारे पास कि आप लोगों को प्रदर्शन में आना है, तो रोशनपुरा चौराहे में अपने कुछ मित्रों के साथ गया। पुतला दहन का एक कार्यक्रम था, वो मुझे ये विषय तो ध्यान नहीं है, ये 2005 की बात है कि वो किस विषय को लेकर पुतला दहन था। पुतला दहन हुआ, उसके बाद में ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और लगातार हम लोग विद्यार्थी परिषद के संपर्क में रहे। विद्यार्थी परिषद के विभिन्न संगठन मंत्री आते चले गए, हमारे नगर के संगठन मंत्री, विभाग के संगठन मंत्री, ये सारी प्रक्रिया चलती रही। 2006 के बाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, जो अभी वर्तमान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका केंद्र भी भोपाल हो गया। फिर मैं भोपाल महानगर का तकनीकी छात्र प्रमुख, एक हमारी इकाई है तकनीकी छात्र प्रमुख, उसका प्रमुख बन गया, क्योंकि मैं तकनीकी क्षेत्र में का विद्यार्थी हूँ। वहाँ से ये सिलसिला लगातार जारी रहा और मुझे लगता है कि कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है और मेरे लिए यही क्षेत्र परफेक्ट होगा और मैं इसके लिए बनाऊँ, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काम करने की प्रवृत्ति के बारे में महसूस करता हूँ कि कब हम वहाँ से निकलकर यहाँ तक आ गए। इस सफ़र में ना हमें कभी महसूस हुआ, ना हमें कभी एहसास हुआ कि हम यहाँ से बहुत दूर सिवनी ज़िले का रहने वाला हूँ मैं, या फिर यहाँ से बाहर का हूँ। उसके बाद में सारी सिचुएशन बनती चली गई और मैं 2012 तक विद्यार्थी परिषद में रहा। मैंने विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाया। मैं तकनीकी क्षेत्र प्रमुख रहा, भोपाल का महानगर मंत्री रहा 2 बार लगातार, फिर भोपाल विभाग संयोजक रहा। इस प्रकार से जिम्मेदारियों का निर्वहन हुआ। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद मैंने MBA भी किया। फिर MBA करने के बाद 2012 में मैं युवा मोर्चा में आ गया। आज आपके जो समर्थक हैं, आपके साथ जो रहने वाले युवा नेता हैं, वो वैभव भैया को जानते हैं, लेकिन हर किसी की एक जिज्ञासा रहती है कि आज वैभव भैया प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन स्कूल लाइफ कैसी रही होगी। स्कूल लाइफ में भी अलग अलग तरीके के छात्र होते हैं, कोई बैक वेंचर होता है, कोई मिडिल वेंचर, कोई फर्स्ट वेंचर। तो आपकी स्कूल लाइफ और किस तरीके से आपके कोई ऐसी यादगार मूवमेंट स्कूल लाइफ से जुड़े? मैं बैक बेंचर तो था, लेकिन मैं क्लास का टॉपर रहता था। अरे वाह। स्कूल लाइफ भी बहुत मज़ेदार रही, जैसी सामान्य स्कूल लाइफ होती है। खेलना कूदना और मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ हुआ करता था, ये सारी परिस्थितियाँ थी। और जैसे सामान्यतः मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है। उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया, तो मैं बैक बेंचर हुआ करता था, जिन क्लास का टॉपर हुआ करता था। और यहाँ पर आकर भी कैसे संभव कैसे होता था कि बैक बेंचर रहते रहते लोगों की एक वो धारणा बन जाती है कि बैक बेंचर है तो ये जाके स्कूल के बाथरूम में बम जरूर फोड़ेगा, लेकिन स्कूल का टॉपर, क्लास का टॉपर कैसे पॉसिबल? जब तक क्लास का टॉपर तय नहीं होता था, जब तक मेरा रोल नंबर नहीं खुलता था। क्या होता है कि अल्फाबेटिकल V से नाम आखिरी में आता है, तो ये बात तय नहीं होती थी कि जब तक मेरा रोल नंबर क्लियर ना हो जाए। तो ये पढ़ाई लिखाई में शुरू से इंटरेस्ट था और मैं IIT में पढ़ना चाहता था। मैंने इंदौर में भी कोचिंग की है और मैं कोटा में भी कुछ दिन पढ़ा हूँ, रायपुर में भी मैंने कोचिंग की है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मैं भोपाल आ गया, भोपाल में इंजीनियरिंग करने लगा और फिर संगठन के संपर्क में आ गया। फिर ये शायद ये नियति को मंजूर रहा होगा, कभी कभी ऐसा महसूस होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें तय होती चली गई। और ऑर्गेनाइजेशन का जो विचार था, मूल रूप से यदि हम इस बात को देखते हैं तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण, मैं आज भी एक घटना को मेरे जीवन में मतलब बहुत उसका असर मेरे ऊपर बड़ा गहरा है। हम एक राजनीतिक कार्यक्रम में गए थे और 2008 की बात, जिसने मेरे विचार को और मेरी सोचने की दिशा को पूरा बदला। राजनीतिक कार्यक्रम तो, और वहाँ जब जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे तो व्यक्तिगत नारे लग रहे थे कि फलाने भैया जिंदाबाद, फलाने भैया जिंदाबाद नारे लग रहे थे। चुनाव का समय था, लेकिन मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, तो मैं विद्यार्थी परिषद में काम करने की चीज़ों को जानता था और हम लोग उस समय तक जिम्मेदारी में थे। तो मैंने ये बात महसूस किया कि हम लोग जिस संगठन में काम करते हैं वहाँ किसी व्यक्ति का नारा नहीं लगता, वहाँ भारत माता की जय का नारा लगता है। इस बात ने और हमारा जो विचार है हिंदुत्व का, भारत माता की जय का, और जो भारत को
परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर संघ परिवार, उसके अनुषंगिक संगठन जिसका मैं कार्यकर्ता रहा, विद्यार्थी परिषद का, और अब भारतीय जनता युवा मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, तो मुझे लगता है कि इस विचार ने बहुत ज़्यादा असर किया और उसका ही परिणाम है कि मैं एक सामान्य वैभव से वैभव पवार बना। और युवा मोर्चा में यहाँ तक आने में शायद एक चीज़ और मुझे लगती है कि सामान्य व्यक्ति, सामान्य कार्यकर्ता, उसको स्थान देने का कोई संगठन है जहाँ उसको स्थान दिया जा सकता है। हाँ। या उसको स्थान मिल सकता है उसकी मेहनत के आधार पे, उसके समर्पण के आधार पे, उसके काम करने के तरीके के आधार पे, तो वो संघ परिवार, विद्यार्थी परिषद या भारतीय जनता पार्टी जैसे ही संगठन हो सकते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं अपने आप को मानता हूँ। बिल्कुल, आपने बताया कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ी एक सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक किसी सी चीज़ से जुड़ाव नहीं है। ऐसे में बड़ा कठिन होता है एक सामान्य परिवार में। क्या होता है कि आप उस समय के नेता हैं जब राजनीति को ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाता था, तो ऐसे में जब आपने चुना कि मुझे राजनीति करनी है, विद्यार्थी परिषद के बाद 2012 में आपने भाजपा युवा मोर्चा के लिए काम करना शुरू किया, तो ऐसे में परिवार का सपोर्ट कितना मिलता था? क्योंकि पिताजी शिक्षक हैं, तो राजनीति से वो कहीं ना कहीं वाकिफ रहते होते हैं। परिवार की क्या भूमिका रहती थी? मेरे पिताजी और माताजी, मतलब परिवार को लेकर तो एक बात बहुत मतलब माता पिता का आशीर्वाद और उनका सपोर्ट है, इसलिए शायद आज इन परिस्थितियों में है। उन्होंने कभी इस बारे में विचार नहीं किया। उनका ये सोचना था कि जो करते हो वो बेहतर करो और बेहतर ढंग से करो। जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करने लगा और राजनीतिक क्षेत्र में जब हम काम करने लगे, तो मैंने काम एक बहुत बेहतर स्तर पे और बहुत बेहतर तरीके से किया। उसकी पॉजिटिव वेव्स, उसकी सकारात्मक पहलुओं के बारे में कभी नकारात्मकता किसी चीज़ की नहीं दिखाई दी। जब हम विद्यार्थी परिषद के दौर में काम किया, तो विद्यार्थी परिषद के दौर में भी हमारे जो आंदोलन होते थे, प्रदर्शन होते थे, मुझे याद है कि एक प्रदर्शन हमने किया था, उसमें 22,000 विद्यार्थियों को अवसर मिला फिर से पेपर देने का, उनका एक साल खराब हो जाता। ऐसे 72 एक बार और एक आंदोलन हुआ जिसमें 72,000 विद्यार्थियों के लिए वो पूरे कॉलेज और वो डिस्टेंस एजुकेशन खत्म हो रहा था, उसके लिए हमने आंदोलन किया। तो ऐसे सारे विषय समाचार पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये खबरें भी जब तक घर तक पहुंचती थी और उनको जानकारी मिलती थी या कोई बताता था, तो उन्हें लगता था कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये बेहतर कर रहे हैं और ठीक दिशा में कर रहे हैं। तो परिवार ने बखूबी बहुत ईमानदारी से और बहुत मतलब विश्वास करके इस बात का सपोर्ट किया, और उसका परिणाम मैं आज देखता हूँ कि शायद वही उसका मूल कारण है कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा। और आज भी परिवार का इस मामले में पूरी तरह से समर्थन होता है, जब भी हम हमारी सारी गतिविधियों को पूर्ण रूप से कर पाते हैं। बिल्कुल, जैसा अभी हम सुन रहे थे कि इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं आप, तो लोगों के दिमाग में एक धारणा रहती है कि इंजीनियरिंग का छात्र है तो दिमागी रूप से बड़ा थोड़ा सा उत्पादी क्या होता है। इंजीनियरिंग के छात्र जब बैठते हैं, लोग एक उद्दंड टाइप का छात्र। लेकिन मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था आपका, उसमें एक वरिष्ठ पत्रकार आपको धोनी के साथ कल्पना जोड़ के दिखा रहे थे कि जिस तरीके से क्रिकेट के कप्तान एकदम काल्म रहते थे, एकदम काम रह के काम करते थे और कूल रहते थे, कुछ ही उस प्रकार की शैली आपकी है। तो कैसे इतने मतलब पूरे दिन भर की दैनिक दिनचर्या, बड़ी भीड़ भाड़ वाली दिनचर्या, लोगों से मिलना जुलना, और अपने मानसिक रूप से शांति कैसे रखते हैं? कभी आपको इस तरीके से हाइपर होते मंच पे नहीं देखा, कभी कार्यकर्ताओं पर झिटकते नहीं देखा जब मिलना होता है कार्यकर्ताओं? खैर, हाइपर होना और कार्यकर्ताओं का प्रेम और स्नेह है, इसलिए शायद आज हम लोग इस स्थान पे हैं। कार्यकर्ताओं का लगाव है। और जहाँ तक की बात है, जीवन में यदि आप किसी दिशा में और किसी रास्ते पे सफल होना चाहते हैं, तो ईमानदारी से अपने काम करने के साथ साथ आध्यात्मिकता भी इसका एक बड़ा कारण है। मेरा आध्यात्मिक रूप से बड़ा जुड़ाव है, और मैं इस बात को देखता हूँ कि मैंने अपने जीवन में सदगुरु जी को जब से फॉलो किया, वासुदेव जग्गी महाराज, और मैं उनका फॉलोअर हूँ, और उनकी बताई हुई चीज़ें और उनके बताए हुए रास्ते पर जब हम चलने का प्रयास करते हैं, तो हमें जीवन में बहुत असीम आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। और शायद जीवन में यदि कुछ कर पा रहे हैं और कुछ पॉजिटिविटी के साथ कर पा रहे हैं, कुछ विचार बहुत बेहतर ठीक से आ रहे हैं, तो उसके पीछे मुझे लगता है कि गुरुदेव वासुदेव जग्गी महाराज का एक बड़ा आशीर्वाद है। मैं उनका एक बड़ा फॉलोअर हूँ, तो ये भी एक कारण है। और जीवन में योग ध्यान यदि समय मिले तो इस बात को जरूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज के युवाओं को बहुत सारी रिसर्च भी अब बताती हैं कि योग और ध्यान एक अलग दिशा में और बहुत सारी चीज़ों से बचने और सुधरने के तरीके हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी मेरे जीवन में उसका एक बड़ा स्थान है। योग और ध्यान इसने बहुत बड़ा कारण है। और आध्यात्मिक रूप से जो मेरा लगाव है आध्यात्मिकता से, वो एक कारण है कि जो मैं
ज़्यादा किसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए बगैर चीज़ों को कर जाता हूँ या कर पाता हूँ, या जो मैं बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ उसको कर पा रहा हूँ, उसके पीछे कारण आध्यात्मिकता और ये योग ध्यान की प्रक्रिया है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। बिल्कुल। आज आप इतने बड़े दायित्व पे हैं, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व कोई छोटा मोटा दायित्व नहीं है। ऐसे में आपका हर दिन कहीं ना कहीं प्रवास रहता है अलग ज़िले में। ऐसे में जब इतनी भारी भरकम दिनचर्या, उस बीच में परिवार के लिए समय निकालना, चूँकि दोनों जिम्मेदारी, गृहस्थ जीवन भी और उसके साथ साथ राजनीतिक जीवन, तो आप कब समय निकालते हैं? और समय निकालने में राजनीति के अलावा क्या पसंदीदा क्षेत्र है आपका? किसी का गाना सुनना होता है, किसी का क्रिकेट खेलना होता है, किसी का अपने परिवार को समय देना। आपका जोन क्या है और क्या करते हैं आप खाली समय में? खाली समय में तो घूमने फिरने का ही एक शौक है, बाकी अब ऐसा कोई पर्टिकुलर शौक बचा नहीं कि खेलने कूदने जितना समय बचता नहीं है। और जहाँ तक पारिवारिक जिम्मेदारियों का सवाल है तो परिवार भी धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाता है। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ तो बहुत निभा नहीं पाता राजनीतिक व्यक्ति। मैं खुद को देख के भी महसूस करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ज़रूर हम उसके लिए समय निकाल के फिक्स रखते हैं उन चीज़ों को, लेकिन रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो परिवार के दूसरे लोग ही निभाते हैं। अब इंटरव्यू के अपन आखिरी पड़ाव में चलते हैं, जहां हम बात करते हैं जो करंट की राजनीति होती है वहां पे। आगामी दिनों में लगभग 11 महीने बाद ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो युवाओं को प्रखरता से आगे लाने का काम करती है, नए युवाओं को चेहरा देती है, ऐसे में आप युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनको कहाँ तक कोशिश करेंगे कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को टिकट मिल सके, और जो दावेदारी करेंगे उनके लिए किस प्रकार का समर्थन रहेगा? देखिए, जहाँ तक चुनाव है, चुनाव में टिकट तो जीत की गारंटी वाले प्रत्याशी को पार्टी टिकट देना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने युवाओं को बहुत अधिक अवसर दिए। उसके बड़े एक लंबी फहरिस्त है उसकी। हम वर्तमान नेतृत्व को भी जब उठाकर देखते हैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वह युवा काल में दिया हुआ नेतृत्व है जो आज मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी 29 वर्ष की आयु में सांसद बने और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए अवसर, जो युवा इस योग्य होंगे, जो चुनाव में फाइट करने की स्थिति में होंगे, जो चुनाव जीतने की स्थिति में होंगे, उन्हें पार्टी अवसर देगी। और अभी भी जब हम लोग नगरीय निकाय के चुनाव हुए और ग्रामीण निकाय के चुनाव हुए, ग्रामीण निकाय और नगरीय निकाय में इस बार एक बड़ा परिवर्तन देखने में मिला, क्योंकि हम युवाओं के बीच में काम करते हैं और हम संगठन के नाते बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। और चुनाव में जीतने वाले बहुत सारे लोग युवा लोग हैं। हमारे बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं जो चुनाव में जीते और बहुत बड़ी संख्या में जीते हैं। नगरीय निकाय में 22 साल के युवा भी पार्षद बने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, मैं सतना गया था, वहाँ मुझे युवा मिले थे। मैं लगातार पिछले 10 दिनों में मैं 13 जिले होकर आया, तो मैंने देखा मैं अभी आगामी 2 दिन बाद कल मैं फिर से जा रहा हूँ, तो मैं अगले 6 जिले जाऊँगा जिसमें ग्वालियर और चंबल के जिले हैं। तो नए युवाओं को 23 साल के लड़के सरपंच बने हैं। हमारी बहनें 22-23 साल की बहनें सरपंच, जनपद की अध्यक्ष बनी हैं हमारी बहनें। तो युवा बहुत मोटिवेशन के साथ आज समाज और संगठन का काम करने के लिए, समाज सेवा के काम को करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, मुझे लगता है कि बहुत कमिटमेंट के साथ भी आज के युवा पॉलिटिशियन काम करना चाहते हैं, कि जो अपनी लाइफ को फिट रखना चाहते हैं और फिट रखने के बाद में समाज कैसे फिट होगा इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, अभी आपने तेजस्वी सूर्या जी से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तक नाम गिनाए जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी लंबा कार्यकाल युवा मोर्चा के बीच गुजरा है। ऐसे में वैभव पवार जी आगामी भविष्य में अपने आप को कहाँ देखते हैं, और क्या 2023 में किसी सिवनी विधानसभा क्षेत्र या कहीं से भी अगर पार्टी मौका देती है तो क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अभी तक चुनाव को लेकर ऐसा कुछ तय नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की बात है और मेरी जिम्मेदारियों की बात है, मैंने आज तक किसी जिम्मेदारी के बारे में कभी, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार वो संगठन है जहाँ पे हमने कभी किसी से बात नहीं की। पार्टी ने तय किया कि तुमको ये करना है। मैं महानगर मंत्री बन रहा था, मुझे याद है कि मुझे बुलाया गया, बोला गया कि तुम्हारी कल घोषणा करेंगे, लेकिन तो मैंने कहा भाई साहब मैं ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा, तो बोले नहीं तुम इसकी तैयारी करो। ऐसा ही युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बना मैं, उसके बाद सोशल मीडिया इंचार्ज बना, फिर प्रदेश का उपाध्यक्ष बना और जब प्रदेश का अध्यक्ष बना। तो ये सारा दौर जब मैं देखता हूँ तो मैंने कभी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके प्रयास नहीं किए। संगठन ने जो तय किया हम उस रास्ते पर आगे चल पड़े। तो यदि संगठन तय करेगा और संगठन को लगेगा कि उस दिशा में चुनावी राजनीति की तरफ, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की तरफ अब हमको जाने की ज़रूरत है और हमारी आवश्यकता है, और यदि संगठन तय करेगा तो ज़रूर वो निर्णय करेंगे। लेकिन अभी
वर्तमान में और वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा कुछ भी तय नहीं है कि मेरी कोई विधानसभा तय है कि मैं उससे कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में। बिल्कुल आखिरी सवाल, बस ये आखिरी सवाल इसलिए क्योंकि अभी आपने बताया कि जब आपको फ़ोन आया कि आपको महानगर मंत्री बनना है, तो जब ऐसे घोषणाएं होने का जो दौर होता है उस समय एक अलग मानसिक स्तर पर लोग होते हैं, यार मेरा नाम आ सकता है या ये हो सकता है। जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने अभी वर्तमान में, तो उसके पहले का क्या माहौल था? क्या आपको लग रहा था कभी कि मुझे ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, या कभी आपकी अपेक्षा रही, या फिर अचानक से जब आपको फ़ोन आया तो वो दौर क्या था उस टाइम का? किसका फ़ोन आया, किसने पहली सूचना दी? सूचना ऐसा हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष शायद मीडिया में खबर आई। हाँ। खबर जानकारी ऐसा नहीं हुआ कि मिल गए। हाँ। 7 मोर्चों की घोषणा हुई थी और 7 मोर्चों में कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पवार बने। मेरे साथ विवेक शर्मा थे। विवेक शर्मा आजकल प्रदेश के हमारे कार्यालय मंत्री हैं। हम लोग कहीं जा रहे थे। हाँ। तो विवेक ने मुझे बताया कि बोले भैया घोषणा हो गई, आपका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए आया है। तो जीवन में कुछ तय नहीं है, और मुझे लगता है कि चर्चा जरूर चल रही थी इस बारे में। बातचीत पिछले 2-3 महीनों से, उसके पहले 2-3 महीनों से चर्चा चल रही थी कि ऐसा हो सकता है, ये होगा। और चूंकि हम लोग स्वाभाविक रूप से, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष था और मेरा लंबा कालखंड था। मैं 12, 13, 14 सालों से युवाओं के बीच में काम कर रहा था। युवा मोर्चा में काम करते मुझे 10 साल हो गए थे। तो ये परिस्थितियाँ थी, मेरा एक स्वाभाविक नाम था और ये था कि ये हो सकता है, लेकिन ये हो ही जाएगा और ये आज होगा, वो दिन 13 जनवरी का होगा 2021 का, ये नहीं पता था। उसके बाद आपने क्या किया था? घर वालों को सूचना दी या किसी अपने खास दोस्त? उसके बाद सूचना देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हाँ। उसके बाद आपका फ़ोन बजना जब चालू होता है तो वो रुकता नहीं है। तो ये चलता रहता है और मेरा लगातार युवाओं के बीच में काम था और लगातार संपर्क था। तो बहुत सारे लोगों में फिर शुभकामनाएं और बहुत सारी चीज़ें, लगातार वो प्रक्रिया चलती रही। फिर वो एक राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र की एक विशिष्ट कार्यशैली होती है और उस कार्यशैली के अनुरूप जो जो चीज़ें जायज़ थी, जो जो चीज़ें होनी चाहिए थी, वो चीज़ होती चली गई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, आपने इतनी सारगर्भित चर्चा हमारे साथ की। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी, जिन्होंने न केवल निजी बल्कि राजनीतिक सवालों के भी बखूबी जवाब दिए। अगली बार फिर आपसे मिलना होगा, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।